हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और आप लोग देख रहे हैं एसएल प्रीलिम्स। इसमें हम लोग जो चर्चा करते हैं वह किसी भी प्रीलिम्स को शॉर्ट टाइम में कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके बारे में हम लोग जो तैयारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो पिछला जो वीडियो था वो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर, जो प्राचीन प्राचीन भारत की जो नेक्स्ट वीडियो था वो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर था। तो इसमें हमने देखा कि वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था किस किस तरह से सुदृढ़ हुआ, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग जो जाते हैं वो मौर्य काल, मौर्य कला, मौर्य काल के समय जो मौर्य कला का जो विकास हुआ उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, मौर्य कला में क्या होता है कि इस समय जो बीच में जो क्या होता है, पूरा पाषाण युग या पाषाण युग में जो पत्थर का प्रयोग होता है वो धीरे धीरे वैदिक सभ्यता तक आते आते वो खत्म हो चुका होता है। वैदिक सभ्यता के में भी खत्म हो चुका होता है। लेकिन हम बाद में जब देखते हैं कि मौर्य काल का जब उदय होता है, मौर्य काल जब आता है तो यहाँ पे पत्थर का उपयोग की ज़्यादा उपयोगिता बढ़ जाती है। और यहीं पे क्या होता है कि आपको तरह तरह की पाषाण युग की हम लोग बात करें, पाषाण युग में पत्थर का जो उपयोग होता है उसके बाद क्या होता है कि बीच में यह कुछ कम जाता है और फिर मौर्यकालीन जो कला, मौर्य सभ्यता जो आती है, मौर्य काल जब आता है तो यहाँ पे पत्थर की उपयोगिता बढ़ जाती है, क्योंकि इसी समय पत्थर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो शिलालेख का उपयोग है, जो अशोक द्वारा शिलालेख लिखा जाता है वो पत्थर पर ही लिखा जाता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि मौर्य कला में क्या क्या होता है। और आप लोग जानते ही हैं कि मौर्य कला में अशोक का शिलालेख है, उसकी स्तंभ की चर्चा है। तो ये सब पत्थर पर ही होता है और पत्थर का ही इमारत जो होता है वो बना होता है। तो हम लोग इसके बारे में ही देखते हैं। बड़ा पत्थर के बड़े बड़े इमारत बने होते हैं, बड़े बड़े किला बने होते हैं मौर्य काल में। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले देखते हैं कि मौर्य कला जो होता है वो सिंधु सभ्यता के पश्चात का कला है। सिंधु सभ्यता के पश्चात का कला है। विकास मौर्य काल में प्रारंभ हुआ। तो मौर्य कला का विकास मौर्य काल में आरंभ हुआ। ये सिंधु सभ्यता के पश्चात का कला है, विकास मौर्य काल में प्रारंभ हुआ। इसके शिलालेख जो है वो 14 शिलालेख है। आप लोग याद रखिएगा कि मौर्य काल में जो शिलालेख की है वह 14 शिलालेख है, जिसमें से कुछ के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहतरीन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। हम लोगों को 14 शिलालेख नहीं पढ़ने हैं, बात बहुत सारा है जिसमें कोई नहीं कभी आज तक एग्जाम में पूछा ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमारा मेन मकसद है एग्जाम को क्वालिफाई करना, एक अच्छे अधिकारी बनना। मेरा वो काम नहीं है कि हाँ सारे बुक को लिखना है ना, मैं बुक का राइटर हूँ। मैं उसी चीज़ को क्या करता हूँ कि आपको शॉर्ट नोटिस करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, जिसमें कुछ तथ्य छिपा हुआ है जहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पॉइंट करता हूँ। 14 शिलालेख। प्रथम शिलालेख में जो दिया हुआ है वो पशु बलि निंदा किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। प्रथम युग में जो है वो पशु बलि की निंदा की गई है। चौथा जो शिला अभिलेख है उसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा हुई है। अब यह चौथा आप कहिएगा कि प्रथम क्यों है, क्योंकि प्रथम हमेशा आता ही है, हमेशा आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए प्रथम पशु बलि और चौथा जो है, चौथा इसीलिए यह शिलालेख इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो भेरी घोष जो कहते हैं, जिसको भेरी घोष की जगह धम्म घोष। भेरी घोष का मतलब होता था कि तलवार से सत्ता करना, यानी कि तलवार के दम पे सत्ता को स्थापित करना। इसी को हम लोग भेरी घोष बोलते हैं। जो क्या किया कि अशोक ने फिर उसको बाद में धम्म घोष की उपाधि दे दी, यानी कि धर्म के मार्ग पर चल के सत्ता का उपयोग करना। तो इसीलिए भेरी घोष की जगह हम लोग धम्म घोष की स्थापना की। चौथे शिलालेख में आप लोग याद रखिएगा। पांचवा शिलालेख है वो धर्म महापात्रों की नियुक्ति। आप लोग जान रहे हैं कि अशोक का जब क्या हृदय परिवर्तन होता है तो वह प्रचार प्रसार के लिए अपने 2 पुत्र होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्री होती है। तो उसको प्रचार करने के लिए ये डिफरेंट श्रीलंका में भेजते हैं। तो और इंडिया में जो प्रचार करते हैं, जो भारत में जो उस समय जो प्रचार करते हैं, तो उसी प्रचार के लिए धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जाती है 5 वर्षों के लिए, जो क्या करता था कि घूम घूम कर धर्म की प्रचार किया करते थे। 7वां एवं 8वां शिलालेख,
यह तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। यह अशोक ने कहाँ कहाँ जो भी तीर्थ यात्रा जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया जाता था उसकी उसकी यात्रा का उल्लेख 7वां मार्ग में, और 13वां शिलालेख है जिसमें कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत भी है। ये 13वां शिलालेख में ही कलिंग युद्ध की चर्चा की गई है, जहाँ पे अशोक जैसा आदमी का हृदय परिवर्तन होता है। तो 13वां कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन से जुड़ा है। अब देखिए, ये तो शिलालेख का क्या हुआ कि खोज हुआ 1785 में पादरेटी फेनियलर, इसको याद रखिएगा, पादरेटी फेनियलर, पादरेटी फेनियलर, कहीं कहीं पे नाम आपको डिफरेंट मिल जाएगी, उसमें थोड़ा सुधार आप लोग कर देख लीजिएगा, लेकिन नाम एक्चुअली में यही है, पादरेटी फेनियलर। यह 1750 में क्या करता है कि शिलालेख की खोज करते हैं, लेकिन ये शिलालेख को पढ़ा नहीं जाता। इसको मेन कारण होता है कि इस पर जो लिपि का उपयोग होता है, एक डिफरेंट टाइप का लिपि का उपयोग होता है। इसमें चारों जो लिपि होती है, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइका और ग्रीक अरमाइका लिपि का, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइका लिपि का उपयोग किया हुआ जाता है, जिससे क्या होता है कि इसको पूर्णतः पढ़ा नहीं जा सकता था। तो बाद में क्या होता है कि पहली बार 1837 में जेम्स प्रिसेप्ट नामक व्यक्ति ने क्या किया कि इसको पढ़ा, और शिलालेखों पर जो लिखा हुआ था वह ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइका लिपि का उपयोग किया जाता है। देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं ग्रीक एवं अरामाइका लिपि जो होता है वो आपको क्या होता है कि अफगानिस्तान का गंधार जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान का गंधार, ईरान, इराक से जो सटा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे क्या होता था कि ग्रीक और अरामाइका लिपि का प्रयोग करते थे। लेकिन हमारे इंडिया में जो होता था वो ब्रह्म लिपि और खरोष्टी लिपि का उपयोग करते थे। हमारे जो इंडिया का जो अधिकांश भाग, हम लोग जैसे इंडिया का नक्शा देखेंगे, हम लोग इंडिया का नक्शा जो देखते हैं, इंडिया का जब हम लोग मैप देते हैं तो इस साइड का जो एरिया पड़ता था, जो पाकिस्तान साइड का जो क्षेत्र होता था, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो क्षेत्र होता था वहाँ पे अरामाइका और ग्रीक लिपि, लेकिन पाकिस्तान का जो क्षेत्र है, अधिकांश जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र अभी है वहाँ पे जो होता था वह खरोष्टी लिपि का प्रचलन ज़्यादा था। तो खरोष्टी लिपि का प्रचलन पाकिस्तान क्षेत्र में, पाकिस्तान के आसपास जो जगह है, लाहौर है हो गया, उसके बाद कराची हो गया, यहाँ पे खरोष्टी लिपि का, लेकिन हमारे यहाँ जो इंडिया में है वो ब्राह्मणी लिपि का हम लोग अधिकांश का प्रयोग करते थे। आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है वह कैसे लिखी जाती है। तो देखिए, ब्राह्मणी जो लिपि है इसको हम लोग याद करने का एक ब्राह्मण यानी कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, यानी कि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। और खरोष्टी जो लिपि है वह दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिए। ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर, जहाँ से ब छुपा हुआ है, और खरोष्टी जो लिपि है वह दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए, ये जो लिपि का जो एग्जाम में जो पूछा हुआ चीज़ है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पे शिलालेख के जब खोज हो जाती है उसके बाद फिर आता है स्तंभ। ये 7 स्तंभ रहते हैं, स्तंभ 7 होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ सारनाथ का स्तंभ है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि 4 सिंह हैं। कभी कभी 3 सिंह वाले की भी बात हो जाती है, तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो बार बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है 4 सिंह है, 4 सिंह है, जिसमें घोड़ा, हाथी, बैल, सिंह, घोड़ा, हाथी, सिंह और बैल, ये चारों का संलग्न है, जिसको हम इस तरह से हेलो नाम करके याद कर सकते हैं। HELO, H माने हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लाइन और O से ऑक्स। तो इस तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं। माने कि 4 सिंह है, जिसमें किसने हेलो नाम से कि घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह। एक 24 लिपियों वाला चक्र भी है, एक 24 लिपि जो है 24 तीलियों वाला चक्र भी है। आप लोग देखे होइएगा कि सारनाथ के नीचे एक गोलाकार जो स्तंभ बना होता है, गोलाकार जो
चक्र बना होता है, उसमें 24 तिबिया है। तो इस तरीका से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब गुहा लेक किसे कहते हैं? देखिए गुहा लेक जो होता था वो बराबर की पहाड़ियों में आजीविकाओं के लिए अशोक द्वारा निवास स्थान, अशोक द्वारा बनाया गया निवास स्थान होता है। देखिए गुहा लेक जो था वह आप लोग जानते हैं कि आजीवक थे, जो अशोक का जो पिता थे बिंदुसार, वह क्या करते थे कि आजीवक प्रवृत्ति कहलाते, तो वह जैन धर्म को मानते थे। और जैन धर्म के लोगों को रहने के लिए एक क्या किया था कि इन्होंने गाया के क्षेत्र में या एरिया पड़ता है बराबर की पहाड़ियाँ, वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया था कि गुफा को काट करके, जो पहाड़ होते हैं उसको काट करके गुफा का निर्माण करवाए थे, जहाँ पे क्या करते थे कि जैन भिक्षु वहाँ पे रहा करते थे। इसी को हम लोग गुहा लेक कहते हैं। तो जैन भिक्षुओं के रहने के स्थान था, इसको अशोक द्वारा बनवाया गया था। बाद में पौत्र दशरथ द्वारा नागार्जुन पहाड़ियों में भी गुफा का निर्माण कराया गया। तो नागार्जुन में कराया दशरथ जो अशोक का पौत्र था, लेकिन अशोक ने खुद कराया था वह बराबर की पहाड़ियों में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। स्तूप, स्तूप क्या होता है? देखिए स्तूप जो था वह बौद्ध भिक्षुकों का जब मृत्यु हो जाती थी, जो प्रचलित लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, उसको मर जाने के क्रम में क्या होता था कि एक इस तरह के शेप में क्या किया जाता था कि उसको रख दिया जाता था। इस तरीके का शेप बना करके इसमें रख दिया जाता था और इसको चारों बगल से होता था कि लकड़ी से इसको घेर दिया जाता था। तो इसी को हम लोग बौद्ध स्तूप बोलते हैं। लेकिन ये लकड़ी से घेरने का जो प्रचलन था वह अशोक के समय में था, लेकिन शुंग वंश जैसे ही आया, शुंग वंश आप लोग याद रखिएगा, शुंग वंश ने इसको क्या किया कि पत्थर से घेरना स्टार्ट कर दिया। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लकड़ियों से घेरा हुआ किसके समय में था और पत्थरों से घेरा हुआ जो स्तूप था वह किसके समय में था। तो पत्थरों के समय में घेरा हुआ था वह शुंग वंश के, और लकड़ियों के समय में जो घेरा हुआ था वह अशोक के समय में। आप लोग देख रहे हैं सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, 84,000 स्तूपों की निर्माण हुआ था। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, लेकिन यह बहुत एक विशालतम स्तूप है या नहीं है। आप लोग जानते हैं कि सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वह सबसे बड़ा स्तूप है, भरहुत स्तूप हो गया। तो इस तरीका से हम लोग देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग राजप्रसाद, पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभों वाला पत्थर एवं लकड़ी का। अब हम लोग एक देखते हैं राजप्रसाद से बार बार क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है पीसीएस के एग्जाम में। बेसिकली ये राजप्रसाद जो था वो बिंदुसार के समय में बनाया गया एक भव्य महल था। भव्य महल था जिसकी जो नींव थी वो पत्थर से बना हुआ था, नींव जो था वह पत्थर से बना हुआ था, और जो छत जो थे वह लकड़ी से बने हुए थे, लकड़ी से बना हुआ था। तो इसमें क्या होता था कि जो भी आगंतुक आते थे, जो भी भिक्षुक आते थे, जो भी बाहर से लोग आते थे, उसको रहने का यह जगह जो था वह बना गया था। तो ये एग्जाम कभी पूछ लेता है कि राजप्रसाद जो पाटलिपुत्र के आसपास, पाटलिपुत्र से प्राप्त 80 स्तंभों वाला, इसके 80 स्तंभ थे, राजप्रसाद के 80 स्तंभ थे, इसमें पत्थर एवं लकड़ी का उपयोग किया गया था। अब हम लोग देखते हैं लोक कला, यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति। आप लोग देख रहे हैं कि लोक कला में भी उस समय सुनहरा समय था, और यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो बनी थी उत्तरी काली पॉलिश मृत भांड से, यानी कि उत्तर से जो काली मिट्टी लाया गया था और पॉलिश करके उसको मृत भांड से बनाया गया था। यह लोक नृत्य था। अब देखिए अशोक का धर्म, सभी धर्मों का सार था। अशोक का जो धर्म था, अशोक का जो कथन था, अशोक ने जो धर्म माना गया जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। यह धर्म, यह सभी धर्मों का सार था जो बौद्ध धर्म के साथ साथ नैतिकता पर आधारित था। तो इसीलिए आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो धर्म था वह नैतिकता पर आधारित था। अब आते हैं हम धर्म प्रचार प्रसार के लिए इसने क्या किया। पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। आप लोग जान रहे हैं। धम्म महापात्रों की नियुक्ति की गई। आप लोग को पहले भी बताया था कि धम्म महापात्रों की नियुक्ति की हुई, जो 5 वर्षों के लिए होता था। और क्या हुआ, क्या करता था कि भारत में रह करके चारों तरफ इसकी प्रचार प्रसार किया करते थे। शिलालेख स्तंभ स्तूप का निर्माण भी पहली बार हुआ। पहली बार अशोक के समय में ही शिलालेख स्तंभ और स्तूप का निर्माण होना स्टार्ट हुआ। धर्म यात्रा 10वें वर्ष में वह बोध गया और 20वें वर्ष में रमी देवी के आसपास गया। धर्म यात्रा का क्रम, पहले वह गाया गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु,
फिर सारनाथ और लास्ट में अंतिम में देखते हैं श्रावस्ती। तो इस तरीका से अशोक का जो धर्म यात्रा का जो क्रम है वह पहले गया गया, फिर कुशीनगर। आप लोग इसको याद रखिए, पहले गया गया। देखिए ये जो मैप में जो हम लोग देख रहे हैं, इस तरह कैसे इंडिया की मैप बनाइए और गया क्षेत्र को क्या कीजिए कि इंडिकेट कीजिए। गया के बाद फिर कुशीनगर में वह पहुंचता है, फिर लुम्बिनी पहुंचता है, फिर कपिलवस्तु, फिर सारनाथ। दो चीज़ याद रखिए, गया कुशीनगर। इसको जैसे ही याद कीजिएगा, अरेंजमेंट जहाँ पे भी एग्जाम आएगा सवाल आएगा हो जाएगा। तो ठीक है, ओके दोस्तों, आप हमारे चैनल को देखिए और इससे जो जुड़े हुए जो सवाल हैं उससे आप लोग टैकल कीजिए। अगर एग्जाम में अगर नहीं बनता है अगर तो फिर आप हमको कहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो यही इसी जगह से बनता है। मैं इस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं और सारे चीज़ का क्वेश्चन के ही हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि इसको अरेंज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने मेरे वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। थैंक यू।